Hello students, welcome to Smart Coaching classes. In this video students, we are going to continue with first chapter that is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 पे जिसमें मैंने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग. Alright, now in this video students we are going to talk about basic accounting terminologies which is very important because अगर आपको अकाउंट्स अच्छे से सीखना है तो आपको बेसिक टर्म्स पता होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि आप लोगों ने आपके करियर के लिए चूज किया है कॉमर्स और कॉमर्स में जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो अबाउट बिजनेस. सो बिजनेस का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. मतलब आप गुड्स को बनाते हो. गुड्स को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल परचेज करना होता है फ्रॉम द सप्लायर. फिर आप गुड्स को बनाते हो. प्रोडक्शन होने के बाद में आप वो गुड्स को बेचते हो मतलब सेल करते हो. तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो, जो भी पैसा जब आप परचेज करोगे तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा. जब आप सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा. तो ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं ट्रांज़ैक्शन. ये ट्रांज़ैक्शन जो होता है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है मतलब पैसों वाला ट्रांजैक्शन होता है, राइट? तो इसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शन. सो इट इज अ डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इन विच वन गिव समथिंग टू अदर एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट रिसीव समथिंग फ्रॉम द अदर. सो वेरी सिंपल, अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको कोई अपने रॉ मटेरियल खरीद लिया तो बदले में आपको पैसा पे करना पड़ेगा. मतलब आपके पास से पैसा जा रहा है और आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है. उसी तरीके से अगर आप सेल करते हो, गुड्स को बेचते हो, तो आपके पास से गुड्स जाएगा और आपके पास पैसा आएगा. तो इसी को बोलते हैं हम ट्रांज़ैक्शन. नाउ इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़. तो आप क्या कर रहे हो? गुड्स एंड सर्विसेज़ को एक्सचेंज कर रहे हो, उसी को हम बोलते हैं ट्रांज़ैक्शन. बट एक चीज़ आप याद रखिए कि जो भी ट्रांज़ैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, बुक कीपिंग में, वो आपके फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, मतलब पैसों के ट्रांज़ैक्शंस. इसके बाद में है एंट्री. एंट्री का मतलब होता है जो भी ट्रांज़ैक्शन आप कर रहे हो, जैसे कि आप परचेज़ कर रहे हो, इफ यू आर परचेजिंग गुड्स, सो यू विल रिकॉर्ड योर ट्रांज़ैक्शन एज़ परचेज़. तो जो आप लिख रहे हो अपनी बुक में, उसको बोलते हैं एंट्री. मतलब आप एंट्री कर रहे हो उस ट्रांज़ैक्शंस को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. सो क्या होता है? रिकॉर्डिंग द समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन द जर्नल एंड इन प्रॉपर फॉर्म इन सब्सिडरी बुक्स इज कॉल्ड एन एंट्री. अब ये सब्सिडरी बुक क्या होता है, जर्नल क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे आगे के चैप्टर्स में. नरेशन. आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे कि आप कोई चीज परचेज कर रहे हो या फिर आप सेल कर रहे हो. आपने गुड सेल किया टू अमित एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपका जो नरेशन होगा वो आपका नरेशन होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दी ट्रांजैक्शन. आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना. जैसे कि आपने सेल किया अमित को तो आप लिखोगे बीइंग गुड सोल्ड टू अमित, राइट? सो जब भी आप नरेशन लिखते हो तो आपका ओपन ब्रैकेट होगा, उसके बाद में आपको बीइंग लिखना पड़ेगा, BEING. देन आगे की चीज आप लिख सकते हो. सो ये क्या होता है नरेशन? देखो, अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री रिटन जस्ट बिलो द एंट्री इन अ ब्रैकेट. ब्रैकेट में आप लिखोगे इन द पर्टिकुलर्स कॉलम ऑफ जर्नल इज कॉल्ड नरेशन. इट स्टार्ट विथ अ वर्ड बीइंग. आप एक ब्रैकेट ऐसे ओपन करोगे इस तरीके से, आप ऐसे एक ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर आपका जो पहला वर्ड होगा वो आप बीइंग लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये बीइंग लिखोगे. ओके, और उसके बाद में जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा उसको आप कंटिन्यू करोगे और लास्ट में आप ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे. इसको बोलते हैं नरेशन. तो नरेशन शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल. जितना शॉर्ट हो सकता है उतना आप लिख सकते हो. इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, तो ये था आपका नरेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुड्स. गुड्स क्या होता है? आप अगर कुछ बेच रहे हो, कोई कमोडिटी को बेच रहे हो, जैसे कि आपसे एग्जांपल, आप साइकिल का बिजनेस करते हो, तो आपने साइकिल को प्रोड्यूस किया, बनाया, बनाने के बाद में आप उसको बेच रहे हो, तो जो साइकिल होगा वो आपका गुड्स होगा. क्लियर? सो एनी कमोडिटी और आर्टिकल विच इज प्रोड्यूस और परचेज्ड फॉर सेल बाय अ ट्रेडर इज कॉल्ड गुड्स. आप कोई भी गुड्स को बेचने के लिए खरीदते हो या उसको बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स. आगे दिया है गुड्स मे बी एन एनी कमोडिटी और आर्टिकल विच हैज एक्सचेंज वैल्यू. बट गुड्स वही होगा जिसके खरीदने पर या उसको बेचने पर पैसों का ट्रांजैक्शन होना चाहिए. अब आते हैं हम लोग देखते हैं प्रॉफिट. अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बहुत सिंपल टर्म है. आप कोई भी गुड्स बना रहे हो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपने गुड्स को बनाया और जो बनाने का कॉस्ट था
वो 10,000 रुपीज था आपका। ओके, बनाने का जो कॉस्ट था वो आपका 10,000 रुपीज था। उस 10,000 रुपीज में से आपने 10,000 का वो गुड्स को बेचा। ओके, मतलब जो सेलिंग वैल्यू है वो आपका 10,000 रुपये, आपने 10,000 में गुड्स को बेचा। और जो गुड्स को खर्चा आया था आपको बनाने का और जितने भी एक्सपेंसेस थे, वो सारा एक्सपेंस आप हम मान लेते हैं कि 6,000 रुपीज आपका एक्सपेंस था। ओके, आपका टोटल एक्सपेंस कितना था? 6,000 रुपीज। अब आपने टोटल 10,000 रुपीज का गुड्स बेचा, जिसमें से आपको जो गुड्स बनाने का खर्चा था वो 6,000 रुपया था। और जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया, कितना बच गया यहाँ पे? 4,000 रुपया। तो ये जो 4,000 रुपीज है, 4K रुपीज है, ये आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके, इस तरीके से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो अपना। सो प्रॉफिट क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट मीन्स अ गेन अर्न बाय द बिजनेसमैन बाय अंडरटेकिंग वेंचर्स और रिस्क। रिस्क मतलब आप बिजनेस चला रहे हो तो वो आपका रिस्क ही है, क्योंकि बिजनेस हमेशा अनसर्टन होता है, कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा। इन द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। मतलब आपने जो गुड्स को सेल किया, वो गुड्स जो सेल करके आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से आप जब एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो इसके लिए इसका जो फॉर्मूला है वो होता है आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ऑलराइट, तो ये था आपका प्रॉफिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर ओवर और इनकम इज कॉल्ड लॉस। मतलब ये कि आपका जो टोटल लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। आपने इन मान लेते हैं कि रेवेन्यू आपने जो जनरेट किया है वो आपने 10,000 किया है, 10K किया है, जबकि आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हो गया है 12K। 12,000 रुपये आपने खर्चा कर दिया और आपको सिर्फ पैसा कितना मिला है? 10K। मतलब यहाँ पे आपको 2,000 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ओके, 2K रुपीज का आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्लियर? तो ये था आपका लॉस। इसके बाद में आते हैं असेट्स। अब असेट्स क्या होता है? असेट्स इन सिंपल वर्ड, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के प्रॉपर्टीज होते हैं लाइक फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो ये जितनी भी चीजें होती है इसको बोलते हैं एसेट्स। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी टाइप ऑफ और डिस्क्रिप्शन ओन एंड possessed by a person is known as an assets। ओके, तो आप सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हो? प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एसेट्स। फिर आते हैं फिक्स एसेट्स। अब जो एसेट्स होता है आपका, इसको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब फिक्स एसेट्स क्या होता है? फिक्स एसेट्स वो होता है जो आप खरीद रहे हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, जैसे कि आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, कोई घर आपने खरीद लिया, या आपने मशीन खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया। ओके, तो ये सब आपके क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। तो याद ये आपको, असेट्स विच आर यूज इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा असेट्स जो आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर रहे हो आर नोन एज फिक्स असेट्स। ओके, फिक्स असेट्स होता है। एग्जांपल के तौर पे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट्स राइट। आपने अपना जो गुड्स है या आपने कुछ नया इनोवेटिव प्रोड्यूस किया होगा उसका आपने पेटेंट कर लिया, मतलब आपका जैसा प्रोडक्ट कोई दूसरा नहीं बना पाएगा। ट्रेडमार्क, जो आपने अपने बिजनेस का जो सिंबल एक बना दिया, एक लोगो बनाया है, वो लोगो का आपने ट्रेडमार्क ले लिया है, मतलब वो लोगो और कोई दूसरा पर्सन या दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती है। ऑलराइट, तो ये सब आपके एग्जांपल्स है किसके? फिक्स एसेट्स के। अब आता है टेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। अभी कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो टेंजिबल्स होते हैं और कुछ एसेट्स होते हैं जो इनटेंजिबल्स होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन फील, टच, बॉट एंड सोल्ड। मतलब वो एसेट्स होते हैं जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब ये मटेरियल चीजें होती है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो अपनी आंखों से, इसको टच कर सकते हो। राइट, तो इसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। अब आता है इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स आर दोस एसेट्स which you can't see, which you can't touch, but you can get the benefit out of it। मतलब ऐसे ऐसे एसेट जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं आपकी कंपनी का नाम। अगर आपकी कंपनी का बहुत नाम है, आपकी कंपनी मशहूर है, तो उसका गुडविल है मार्केट में। गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी। या फिर आपने कोई गुड्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट
लाया है, जिसको आपने पेटेंट कर लिया है, जो ट्रेडमार्क मैंने अभी आपको बताया, तो ये सब आपको दिखता नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सो इंटेंजिबल एसेट्स होता है सच एसेट्स डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट दे हैव मनी वैल्यू, बट उसका मनी वैल्यू होता है इन द बिजनेस। दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड, जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है आपको गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अब आते हैं करंट एसेट्स पे। अब वर्ड करंट, अगर आपको पता होगा कि करंट का मतलब होता है अभी, मतलब इस वक्त आपके पास वो एसेट्स है, बट आगे जाके खर्चा हो सकता है, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। तो असेट दोस आर यूज इन द बिजनेस लेस देन 1 ईयर, मतलब ऐसा असेट्स जो 1 साल से कम के लिए यूज हो रहा है, मतलब अभी आपके पास है लेकिन कभी भी वो खर्चा हो सकता है आपसे, कॉल्ड एज करंट असेट्स। सच असेट्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब ऐसी चीज है जिसको आप अगर बेचोगे तो आपको रिटर्न में कैश मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं डेटर्स। डेटर्स वो पर्सन होता है जिससे आपको पैसा मिलने वाला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने फ्रेंड को 1000 रुपीज उधारी पे दिया है, उसने आपको बोला है कि वो आपको 5 दिन के बाद में वो पैसा वापस दे देगा, तो वो 5 दिन के बाद वो पैसा आपको मिलने वाला है, इसके लिए आपका जो फ्रेंड होगा वो आपके लिए आपका डेटर होगा। क्लियर। फिर आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, जो भी गुड्स आप बनाते हो, उसको आपने जो वो पूरे गुड्स को आपने कहीं रखा होगा, ओके, बनाने के बाद में, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक ऑफ गुड्स। बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है कि आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया, किसी को आपने गुड्स बेचा और बदले में आपको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन सामने वाला अगर आपको बोल रहा है कि मैं अभी अभी वो पैसा नहीं दे सकता हूँ, तो आपको प्रूफ के तौर पे आप क्या कर सकते हो, एक बिल बना सकते हो। बिल पे सब कुछ लिख दो, आपने कौन सा ट्रांजेक्शन आपने किया, कितना क्वांटिटी आपने गुड्स बेचा, कितने का गुड्स बेचा, कौन सी डेट पे बेचा, ये सब कुछ लिखने के बाद में जो आप जिसको आप गुड्स बेच रहे हो उसका आप सिग्नेचर ले लो उस पेपर के ऊपर, तो वो पेपर आपका बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। फिर आता है कैश एंड बैंक बैलेंस, मतलब आपका कैश जो होगा वो आपका क्या होगा, करंट असेट्स होगा। ओके, बैंक बैलेंस भी आपका जो होगा वो भी आपका करंट असेट्स होगा। क्लियर। तो ये था आपका करंट एसेट्स। अब आते हैं हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स के ऊपर। मतलब ये एक ऐसा एसेट्स होता है जो इमेजिनरी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका वो 100% होगा। जैसे कि अगर आपने एडवर्टाइजिंग लिया है, तो एडवर्टाइजिंग एक ऐसी चीज है जिसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। ओके, उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। अगर आपने 3 4 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट लिया है और आपने एडवांस में पूरा पैसा दे दिया है, तो कहीं न कहीं वो एडवांस पैसा जो है वो आपका एसेट्स का काम करेगा। ऑलराइट? तो fictitious asset means not real or true. These are created assets by an accounting entry. They are imaginary. ओके, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। अब आते हैं हम लोग लाइबिलिटीज की बात करते हैं। लाइबिलिटी का सिंपल मतलब होता है आपका कर्जा, कर्ज। अगर आपने बैंक से लोन लिया है 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद में आपको लोन अमाउंट पे करना होगा, आपको इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करना होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर कर्जा है, उस कर्जे को आप बोलोगे लाइबिलिटी। ओके, सो लाइबिलिटी रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ डेब्ट्स, मतलब कर्जा, ऑब्लिगेशंस दैट आपको पे करना है, दैट अ बिजनेस हैज टू पे और फुलफिल इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में वो पैसा आपको वापस देना है सामने वाले को। एग्जांपल के तौर पे बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब आपने बैंक से एक्स्ट्रा एक्सेस पैसा विड्रॉ कर लिया है, तो वो पैसा आपको वापस देना पड़ेगा बैंक को। आपने अगर बैंक से लोन लिया है, इफ यू हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक, इन दिस केस आल्सो द लोन विल बिकम लाइबिलिटी ऑन योर हेड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया डेटर्स के बारे में, तो डेटर्स वो था जिसको आपने पैसा दिया है। मैंने आपको बोला कि आपने अपने फ्रेंड को कुछ पैसा दिया है जो आपको 5 दिन के बाद में देगा, तो आपका फ्रेंड आपके लिए कौन था, डेटर। लेकिन अगर आपने अपने फ्रेंड से पैसा लिया है उधारी के तौर पे और आपने बोला है कि मैं 10 दिन के बाद में ये पैसा वापस दे दूंगा तुझे, तो अब इस केस में जो आपका फ्रेंड होगा उसको आपको उधारी का पैसा वापस देना है, आप पे कर्जा है जो आपको रीपे करना है आपके फ्रेंड को, तो आपका फ्रेंड आपके लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स। क्लियर। अब आता है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल का मतलब होता है आपने कोई पेपर साइन किया हुआ है और उस स्पेसिफिक डेट को आपको वो पैसा रीपे करना है। ओके, उसको बोलते हैं बिल पेबल। तो ये हो गया आपका लाइबिलिटीज। अब बात करते हैं कैपिटल का।
कैपिटल का सिंपल मतलब ये होता है कि आपके पॉकेट में अगर पैसा है आपके पास, सो वो आपका पैसा। लेकिन अगर आपने उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो वो पैसा बन जाएगा आपका कैपिटल। ओके, तो कैपिटल का मतलब होता है द अमाउंट विच वी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। वो पैसा जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो बिजनेस चलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। So total amount of cash, goods, assets, etc. invested by proprietor मतलब owner into his business from time to time is called as capital. आप जो भी पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो कैश के फॉर्म में या गुड्स के फॉर्म में या असेट्स के फॉर्म में, तो वो आपका क्या होता है, कैपिटल होता है। अब आते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब एक बिजनेस का ओनर अपने ही बिजनेस से कोई गुड्स जो वो मैन्युफैक्चर करता है बेचने के लिए, वो गुड्स को वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। जो बिजनेस का पैसा है, वो पैसा वो अपने पर्सनल चीजों के लिए यूज कर रहा है, या अपने डॉटर का या सन का कॉलेज या क्लासेस फीस पे करने के लिए, या फिर उसने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखा है, उसको अगर बिजनेस के पैसा निकाल के वहां पे कर रहा है, तो ये सारे उसके पर्सनल खर्चे हो गए, जो वो कहाँ से फुलफिल कर रहा है, बिजनेस से पैसा लेकर। तो इसके लिए वो जो पैसा लिया होगा बिजनेस से प्रोप्राइटर ने, ओनर ने, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ओके, तो याद रखो, एनी अमाउंट टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर इज कंसिडर्ड एज और नोन एज ड्राइंग्स। So drawings refers to total amount of cash and goods withdrawn by the proprietor. Proprietor ने जो कैश और गुड्स निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए फ्रॉम द बिजनेस फॉर सेल्फ यूज और फैमिली यूज इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। एग्जाम्पल, पेड हाउस रेंट, अपने घर का रेंट पे करने के लिए उसने बिजनेस से पैसे निकाले, उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए उसने अपनी फैमिली का लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा, तो वो पैसा उसने पे किया अपने बिजनेस के अकाउंट से निकाल के, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अब आते हैं बैड डेब्ट्स। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने अपने फ्रेंड को कुछ गुड्स दिया है, उसके बदले में आपको पैसा मिलने वाला है, लेकिन उसने आपको अभी तक ये पैसा नहीं दिया है। इसके लिए वो आपका डेटर होगा। द अमाउंट विच यू आर सपोज टू रिसीव फ्रॉम समवन, दैट पर्सन इज नोन एज डेटर। वो इंसान से जिससे आपको पैसा मिलने वाला होगा, वो इंसान आपके लिए कौन है, डेटर। अब मान लेते हैं कि 10 लोग हैं, 10 लोगों से आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अमाउंट जो है वो मिलने वाला है। अब 10 लोगों में से कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको ये कंफर्म हो चुका है कि वो इंसान से वो पैसा, जो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 10,000 रुपया, वो आपको रिकवर नहीं होने वाला है, ये आपको कंफर्म हो गया है कि जो मेरे पास मान लेते 20 लोगों से पैसा आपको मिलने वाला है, 20 में से 19 लोगों का पैसा आपको आ गया, लेकिन एक इंसान ने आपको पैसा नहीं दिया, और ये चीज कंफर्म हो चुकी है आपकी साइड से कि अब वो पैसा आपको मिलेगा नहीं। तो जो पैसा नहीं मिलने वाला है, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट। ओके, मतलब ये कि जितने भी डेटर्स है, डेटर्स में से अगर कुछ लोग आपको पैसा नहीं देते हैं, तो वो आपके बैड डेब्ट्स बन जाएंगे। क्लियर? चलो देखते हैं। अमाउंट विच कुड नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, ऐसा पैसा जो डेटर्स से रिकवर्ड नहीं हो सका, इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। गुड्स सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट, उधारी पे आपने गुड्स बेचा, मतलब आपने गुड्स दे दिया पर बदले में आपको पैसा नहीं मिला, एंड आफ्टरवर्ड्स ही इज एब्सकॉन्डिंग और डू नॉट पे हिज ड्यूज। एब्सकॉन्डिंग मतलब वो अब मना कर रहा है, उसको वो नहीं पे करेगा आपको पैसा। हिज ड्यूज मीन्स बैड डेब्ट्स, वो क्या बन जाएगा आपके लिए, बैड डेब्ट्स हो जाएगा। और बैड डेब्ट्स क्या होता है बिजनेस के लिए, फर्म के लिए होता है लॉस। इट इज अ लॉस फॉर द फर्म। क्लियर? तो ये था आपका बैड डेब्ट्स। अब आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हो मतलब आप कुछ गुड्स बना रहे हो। गुड्स बनाने के लिए आपने कुछ रॉ मटेरियल, कच्चा माल सप्लायर से खरीद लिया। आई मीन गुड्स आपको मिल गया, रॉ मटेरियल आपको मिल गया, लेकिन बदले में आपने अब तक उसको पैसा नहीं पे किया है। तो जो सप्लायर होगा जिसको आपको पैसा पे करने का बाकी होगा, द अमाउंट विच इज स्टिल पेएबल, जो अभी तक आपने पे नहीं किया है आप पे करोगे, तो वो जो सप्लायर होगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स बन जाएगा। क्लियर? सो अ क्रेडिटर्स इज अ पर्सन और एंटिटी टू whom द बिजनेस इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश।
मतलब एक ऐसा ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि आपको वो पैसा पे करना है सामने वाले को। ऑलराइट, आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन टू whom the business owes or is required to pay some amount of cash is called creditors। मतलब ऐसा पैसा जो आप ओ करते हो, मतलब उधारी पे आपने लेके रखा है, आप कर्जदार हो, आपको वो पैसा वापस देना है उस इंसान को, तो वो इंसान आपके लिए कौन होगा? क्रेडिटर्स। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो ये क्या होता है देखो, द एक्सपेंडिचर विच आर incurred ऑन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स। आप कोई एसेट्स खरीदने के लिए जो पैसा खर्चा करते हो, मान लेते हैं कि आपको आपके ऑफिस में फर्नीचर चाहिए था, आपको कुछ चेयर्स चाहिए था, तो आपने चेयर्स खरीद लिए, कुछ फर्नीचर्स खरीद लिए, तो वो आपका कौन सा एक्सपेंडिचर माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज अगर आपने एक बार फर्नीचर खरीद लिया, तो आप रोज नहीं खरीदोगे फर्नीचर, आपने 2-3 साल, 4 साल या 5 साल और ज्यादा वो फर्नीचर चल सकता है आपका, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए चल सकता है। ओके, नाउ इनपुट अ न्यू एसेट्स इन वर्किंग कंडीशन। तो जो एसेट्स है आप उसको वापस से अच्छा बना रहे हो, खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर, तो वो भी क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एक्वायरिंग बेनिफिट विच विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म टाइम आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा चीज आप एक्वायर कर रहे हो, खरीद रहे हो, जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। फर्नीचर ऑफ प्लांट एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बाइंग अ न्यू प्रिंटर। ओके, प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा, प्रिंटर खरीदा आपने, ऑफिस का फर्नीचर आपने खरीद लिया, इंस्टॉलिंग एयर कंडीशन, आपने एयर कंडीशन इंस्टॉल कर लिया, तो ये सारे जो खर्चे कर रहे हो आप लोग इन सब चीजों में, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। The expenditure which are incurred to acquire the benefit which will last for a short period are called revenue expenditure। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, मतलब छोटे मोटे एक्सपेंडिचर्स, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। Now it is normal day to day expenditure which do not increase profit earning capacity of an organization। मतलब ये क्या होता है? नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होते हैं कंपनी के, जिसकी वजह से आपको ऐसा नहीं है कि आपका अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, एग्जांपल के तौर पे सैलरी आपको पे करना होता है आपके एम्प्लॉइज को जो कंपनी में काम कर रहा है, आपको रेंट पे करना होगा, आपने कोई प्रॉपर्टी अगर रेंट पे लिया होगा तो, इंटरेस्ट पे करना होगा आपको, अगर आपने किसी से फंड बोरो किया होगा, रिपेयर्स किया होगा, रिन्यूअल्स किया होगा कोई गुड्स का, तो यहाँ इस केस में आपको जो खर्चा करना है, जो आप खर्चा करोगे, उस एक्सपेंडिचर को, उस खर्चे को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डिफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, मतलब आउटस्टैंडिंग, अभी तक क्या आपने पे नहीं किया, आप पे करोगे, उसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट। हैवी एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड इन द करंट ईयर, इस साल आपने कुछ खर्चा किया, बट बेनिफिट ऑफ विच मे बी रिसीव्ड और अक्रूड टू द बिजनेस इन द फॉलोइंग 2 or more years। मतलब आपने एक ऐसा खर्चा किया है जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल बेस्ट है इसका एडवर्टाइजिंग, इट इज कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन से एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, आपको उसका बेनिफिट आगे जाके मिलेगा, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड टेलीफोन बिल, एटसेट्रा। ओके, सो ये था आपका प्रीपेड का मतलब होता है कि एडवांस में ही आपने पे करके रख दिया है पैसा, इसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं डेटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जिससे पैसा मिलने वाला है वापस, उसको बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स रिफर्स टू अ पर्सन और एंटिटी फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल टू अ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब जो बिजनेस को जो पैसा मिलने वाला है किसी से, किसी कंपनी से या किसी इंसान से, किसी पर्सन से, तो उसको, उस इंसान को या उस एंटिटी को क्या बोलेंगे? डेटर्स। सिंपल वर्ड में, जिस जिस इंसान से आपको पैसा मिलने वाला है उसको डेटर बोलते हैं। आगे, डिस्काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने कुछ चीज खरीदा, मान लेते हैं, जिसका कॉस्ट 100 रुपया है, और आपको सामने वाले ने बोला कि आप एक काम कीजिए, 90 रुपया दीजिए, 10 रुपया आप डिस्काउंट ले लीजिए, मतलब वो 10 रुपया अगर आपको मिल रहा है तो आपका इनकम, आपका फायदा हो गया। लेकिन अगर आप कुछ बेच रहे हो सामने वाले को, और आप बेचने के टाइम पे 1000 रुपए की चीज को आप बेच रहे हो 900 रुपए का, और 100 रुपए का आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो जो 100 रुपया है वो आपके लिए एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ओके,
an allowed benefit or reduction in a payment in monetary terms given by the traders to buyers or by our creators to a यहाँ पे स्पेस होना चाहिए to a debtor at the time of sale और रीपेमेंट इज नोन एज डिस्काउंट. So in simple word we can say आप जो भी पेमेंट कर रहे हो उसके अंदर जो रिडक्शन हो जाएगा जब आप किसी अमाउंट को पे कर रहे हो और सामने वाले ने आपको उसका बेनिफिट दे दिया या उसने आपको रिडक्शन दे दिया कि आप 100 रुपए की जगह पे आप 90 रुपये ही पे करो. ओके, तभी बाय द ट्रेडर्स ने आपको दिया या फिर टू बायर्स और बाय अ क्रेडिटर्स टू अ डेटर्स, मतलब जिसको आपको पैसा पे करना था, आपको जिसको पे करना था 1000 रुपया पे करना था, उसने बोला आप एक काम कीजिए 900 ही पे कीजिए. जो 100 रुपए का आपको रिडक्शन मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट. एट द टाइम ऑफ सेल और रीपेमेंट इज नोन एज डिस्काउंट. डिस्काउंट मे बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. दो कैटेगरीज के डिस्काउंट होते हैं. वो पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो जो डिस्काउंट्स है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आप गुड्स खरीद रहे होते हो, वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर ऑलरेडी वो ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला हुआ होता है, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट ये होता है जब आप इमीडिएटली आप पेमेंट कर रहे हो गुड्स का और इमीडिएटली आप पेमेंट करने के टाइम पे आप अगर कैश दे रहे हो उसको अमाउंट, तो उसने बोला कि ठीक है आप अगर कैश दे रहे हो तो हम आपको कुछ परसेंट का डिस्काउंट दे देंगे. मान लेते कि आप 10,000 रुपये आपको पे करना है, तो आप 10,000 इमीडिएट आप पे करने जा रहे हो, लेकिन वहां पे आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया. तो वो 1,000 रुपये जो डिस्काउंट मिल गया वो आपके लिए इनकम बन जाएगा. पहले देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है. ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द लिस्टेड प्राइस. जो लिस्टेड प्राइस होता है, लिस्ट पे जो प्राइस लिखा होता है उसमें रिडक्शन आपको मिल जाता है ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट अ सेलर गिव्स टू अ बायर्स, यूजुअली फॉर रीजंस लाइक बाइंग इन अ बल्क और हैविंग अ स्पेशल रिलेशन. मतलब अगर आप कोई गुड्स बहुत बल्क में खरीद रहे हो तो बायर ने आपको क्या सेलर ने क्या किया, आपको डिस्काउंट दे दिया. और या फिर कोई स्पेशल रिलेशनशिप है आपका विद द सेलर, अनलाइक अ कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट अलग होता है और कैश डिस्काउंट अलग होता है, विच इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट. कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आप प्रॉम्प्ट यानी क्विकली पेमेंट कर रहे हो जगह पे ही, तो आपको कौन सा डिस्काउंट मिलेगा? कैश डिस्काउंट. अ ट्रेड डिस्काउंट इज अप्लाई डायरेक्टली टू द इनवॉइस प्राइस बिफोर पेमेंट. मतलब पेमेंट करने से पहले ही आपको वो डिस्काउंट मिल जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं. इमेजिन यू वांट टू बाय 100 चेयर्स फॉर योर ऑफिस. आपको 100 चेयर खरीदना है. द रेगुलर प्राइस ऑफ ईच चेयर इज ₹1000. एक चेयर का प्राइस कितना है? 1000 रुपया है. और आपको टोटल चेयर कितनी खरीदनी है? 100. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? देखो, द सेलर ऑफर्स यू आर 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द चेयर्स बिकॉज यू आर बाइंग इन बल्क. मतलब आप 100 चेयर खरीद रहे हो, इसके लिए सामने वाले ने आपको डिस्काउंट दे दिया. अब इसका कैलकुलेशन देखिए. रेगुलर प्राइस कितना है पर चेयर का? 1,000 रुपया है. और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 1,000 के ऊपर 10%, मतलब 100 रुपया. तो जो डिस्काउंटेड प्राइस आपका बन जाएगा चेयर के ऊपर 1,000 चेयर, उस पे आप माइनस कर दोगे 1,000 रुपये का चेयर, उसमें से आप माइनस कर दोगे 100 रुपीज. तो जो टोटल अमाउंट हो जाएगा चेयर का कितना हो जाएगा? 900 रुपया. Okay, so with the trade discount you will pay 900 per chair instead of rupees 1000. मतलब 1000 पे करना था लेकिन अभी आप कितना पे करो? 900. If you buy 100 chairs the total cost will be rupees 90,000, that is 100 chairs into 900 each. Okay, not rupees 1 lakh. तो यहाँ पे आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 10,000 रुपए का. ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. अब आते हैं कैश डिस्काउंट की बात करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक चीज और, हम जब बात करते हैं अबाउट ट्रेड डिस्काउंट को जो एंट्री होगा यानी जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर या फिर आप किसी को डिस्काउंट दोगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो इन बोथ द केसेस हम सिर्फ अमाउंट को माइनस करेंगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी सेपरेट एंट्री नहीं पास करेंगे. हम जब करेंगे मैं आपको बताऊंगा. मैं जस्ट आपको एक चीज एज अ रिमाइंडर बता रहा हूँ कि आप अभी नहीं भी समझ में आएगा आपको तो इट्स ओके, लेकिन जब हम सम करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. क्लियर? इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ अमाउंट को माइनस कर लेते हैं, लेकिन सेपरेटली कोई एंट्री नहीं बताते हैं. जबकि जब कैश की बात करेंगे, कैश डिस्काउंट, अगर आपने कैश डिस्काउंट किसी को दिया
तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर। या आपको किसी ने कैश डिस्काउंट आपको मिल गया तो वो आपके लिए इनकम होगा और इसका एंट्री सेपरेटली हमको बताना होगा। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री सेपरेटली नहीं बताना होता है। चलो देखते हैं कि ट्रेड कैश डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट गिवन बाय द क्रेडिटर्स टू द डेटर्स ऑन पेमेंट ऑफ कैश इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। जब आपने किसी को पेमेंट किया ओके कैश में और वहां पे आपको डिस्काउंट मिल गया, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इट इज अ कंसेशन इन एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब वो सामने वाला आपको जल्दी से पेमेंट कर दे, इसके लिए आप कैश डिस्काउंट देते हो उसको। इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है एज इट गेन्स टू द बायर। तो ये क्या है, फायदा है ना बायर्स के लिए। जिसको डिस्काउंट मिल रहा है कैश डिस्काउंट, उसके लिए फायदा है, इसके लिए इसको रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यू बाय अ बुक फॉर ₹500, आपने एक बुक खरीदा 500 रुपए का। द शो प्राइस 10% कैश डिस्काउंट इफ यू पे राइट नाउ। मतलब अगर आपने अभी पेमेंट किया तो आपको 500 रुपए की चीज पे 10% आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट। 10% होता है 50 रुपया। मतलब 500 की जगह पे आप कितना पे करोगे, आप पे करोगे 450 रुपीज, राइट। और जो आपको 50 रुपीज है वो आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट आपके लिए क्या बन जाएगा, इनकम। आप इसको क्या कंसिडर करोगे, गेन या फिर इनकम आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये आपका फायदा हो गया कहीं ना कहीं। क्लियर। तो ये था आपका बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। और कुछ टर्म्स है बाकी हमारे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। सो सारे टर्म्स मैंने अभी आपको बताया, कुछ टर्म्स बाद में करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड। कोई टर्म आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।